हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के दूसरे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम यह सीखने वाले हैं विद्युत धारा क्या होता है। साथ ही साथ में हम यह सीखेंगे कि एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है और फेज, न्यूट्रल, अर्थ, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो यदि हम इसको एक लाइन में परिभाषित करें तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो यह एक प्रकार का कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब वे सभी धातुएं जिसके अंदर या वे सभी पदार्थ जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके, विद्युत गुजर सके, तो उनको कंडक्टर बोला जाता है या हिंदी में चालक कहते हैं। और किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसमें ये जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस चालक वायर में, चालक में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये आगे के तरफ गति कर रहे हैं, तो इनकी गति ही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाती है। अब ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। तो इलेक्ट्रॉन एक कण है जो कि सभी धातुओं के अंदर विद्यमान रहता है, मतलब पहले से ही मौजूद रहता है, जिस पर एक विद्युत वाहक बल लगा करके इनको गति कराया जाता है। अब ये कण कहाँ से कैसे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। तो संसार में पाई जाने वाली सभी चीजें एक प्रकार की पदार्थ है जो कि स्थान घेरता हो और जिनमें भार होता हो, उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ के संरचना में जो है बहुत छोटे से छोटे कण होते हैं। तो पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सके, उसको हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। अब अणु भी पदार्थ का छोटा कण नहीं है, उससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो अणु के संरचना में बहुत सारे परमाणु के कण मिले रहते हैं, मतलब अणु का जो सबसे छोटा से छोटा कण होगा उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी कि वह पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो कि केवल रासायनिक क्रियाओं से ही उससे अलग किया जा सकता है और प्रकृति में स्थिर नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के संरचना के अंदर ही हमको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। परमाणु की संरचना क्या होती है, तो जिस तरीके से हमारे सौर मंडल की संरचना है, जिसमें कि एक सूर्य है और बाकी सब ग्रह है जो कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनमें कि हमारी एक पृथ्वी है, उसी तरह से परमाणु की संरचना में भी एक मध्य भाग होता है। मान लेते हैं यह परमाणु है और इसके मध्य भाग जो है इसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के आसपास जो दो कण होते हैं, इनमें से एक कण को प्रोटॉन बोला जाता है और दूसरा जो कण है उसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के पास एकदम चिपके रहते हैं, यह किसी भी प्रकार का कोई गति नहीं करते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं और यह कक्षा जो है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग हो सकती है और प्रत्येक कक्षा में जो है कि इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ संख्या होती है। मतलब यह एक प्रकार का कण है जिनका कुछ न कुछ संख्या होता है प्रत्येक कक्षा में। अब ये किस कक्षा में कितने संख्या होते हैं, तो ये जो है कि विज्ञान के अंदर बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन यही है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और इनकी संख्या
कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसमें सबसे आखिरी कक्षा जो होता है, उस आखिरी कक्षा में जो यह नाभिक है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बल बहुत कम लगता है, मतलब नाभिक इसको अपने कक्षा में रोक करके नहीं रख पाता है। और इन्हीं आखिरी वाले जो कण हैं इलेक्ट्रॉन के, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर से कोई बल लगाया जाएगा तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरे के नाभिक वाले कक्षा में जा करके प्रवेश कर जाते हैं और उस पे बल लगातार लगता रहता है। तो अगला नाभिक को छोड़ करके अगले में, अगला को छोड़ के अगले में, और इसी तरह से एक गति प्रारंभ हो जाती है। और इसी गति को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको नापने की इकाई एम्पियर होता है, एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद जो है कि इस पर जो ये बल लगाया जा रहा है, मतलब कि इसके नाभिक के ऊपर जो बल लग रहा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हिंदी में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और यही विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, ये वोल्ट होता है, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। और ये विद्युत वाहक बल कहाँ से हमको प्राप्त होगा, तो डायनामो से, जनरेटर से, बैटरी से, सेल से यह विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। और वही विद्युत वाहक बल यहाँ पर इस कंडक्टर पर लग रहा है, तो कंडक्टर के अंदर का जो ये इलेक्ट्रॉन है यह क्या कर रहे हैं, गति करने लग रहे हैं। और ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं गति करते हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल उसी पदार्थ में होते हैं जो कि कंडक्टर होता है। या फिर यूं कहें कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ कंडक्टर कहा जा सकता है, मतलब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और इसी के ऊपर हमारा EMF कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ये बात कर लें कि जो एम्पियर होता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा मान क्या कहलाता है। यदि हम किसी को कहें कि इसमें 1 एम्पियर धारा मान प्रवाहित हो रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है। 1 सेकंड में 6.28 गुणे 10⁻18 यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस बिंदु से 1 सेकंड में गुजर रही है तो वह जो है धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। और इस एम्पियर को नापने का कार्य एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद जो है कि बात करेंगे यह EMF के बारे में, जो कि वोल्टेज होता है। अब EMF में जो है कि यहाँ से जब यह EMF बल लगाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब किसी कंडक्टर के ऊपर लगता है, तो इसमें एक छोटा सा बल इसको पीछे के तरफ ढकेल करके रोकने का काम करता है। और उसी रुकावट को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ये है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोला जाता है। और यह रेजिस्टेंस जो होता है प्रत्येक कंडक्टर का स्वाभाविक सा गुण है, मतलब कंडक्टर का ही यह एक प्रकार का गुण है जो कि अपने अंदर से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब एक शब्द में यदि इसको कहा जाए तो विद्युत के मार्ग में रुकावट का जो काम कर रहा है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब यह बल लगा रहा है उधर का और एक बल लग रहा है इधर के तरफ, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह वोल्टेज जो है कि इतना ज्यादा मात्रा में है, मतलब यह EMF जो है इतना ज्यादा मात्रा में लग रहा है कि धारा आगे की तरफ बढ़ जा रही है, रुकावटें उस पर काम नहीं करती है। तो इन्हीं रुकावटों को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यदि हम बात करें
विद्युत धारा की चाल, विद्युत के चाल के बारे में, तो विद्युत कितना तेजी से गति कर सकता है, तो 1 सेकंड में यह इसकी गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब कि यह प्रकाश के चाल के एक समान होता है। यदि हम इसको किलोमीटर में बदले, मतलब कि विद्युत जो होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति तय कर सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1 वोल्ट क्या कहलाता है, मतलब 1 वोल्ट मात्रक, ईएमएफ का 1 वोल्ट मात्रक मतलब क्या होता है। यदि कोई चालक जो है, कंडक्टर जो कि 1 ओम रेजिस्टेंस का है, 1 ओम रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को जो मात्रक होता है वह ओम होता है। 1 ओम का रेजिस्टेंस में यदि 1 एम्पियर की धारा बहानी हो, 1 एम्पियर के विद्युत धारा बहाना हो, तो इसके ऊपर जो ईएमएफ लगता है, मतलब जो बल लगता है, वह 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी कंडक्टर में जो जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसमें 1 एम्पियर की धारा को बहाने के लिए जितना बल प्रयोग किया जाएगा उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। और उसके विपरीत यदि हम 1 ओम की बात करें कि 1 ओम किसको बोला जाता है, तो 1 वोल्ट बल लगाकर, 1 वोल्ट किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट बल लगा करके यदि 1 एम्पियर की धारा को बहा दिया जा रहा है किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वह 1 ओम कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फेज, न्यूट्रल और अर्थ की। फेज, न्यूट्रल, अर्थ में फ्रेंड्स आपको यह बताया गया है, अभी अभी हमने बताया है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। और जब यह जिस वायर से यह इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति कर रहे हैं उसी वायर को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और फेज को ही लाइव वायर बोला जाता है, लाइव वायर या गर्म तार बोला जाता है, ठीक है। और यह जो है किसी लोड पर जा रहा है, लोड का मतलब यहाँ पर बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मतलब किसी भी वैद्युतिक उपकरण को यह चलाने के लिए जा रहा है। तो जिस वायर से इलेक्ट्रॉन उस लोड के तरफ बढ़ रहे हैं वही वायर फेज वायर कहलाता है। और जिस वायर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहे हैं, जिस वायर से इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहे हैं उनको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। अब ये फेज वायर को लाल रंग से प्रदर्शित कर सकते हैं, नीला से भी प्रदर्शित किया जाता है और पीला से भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इन 3 रंगों के द्वारा हम फेज वायर को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल के लिए केवल काला रंग का तार इस्तेमाल किया जाता है। एक रंग है वो भी काला। उसके अलावा यदि आप वायरिंग करते हैं तो इसके अतिरिक्त आप जो मर्जी वो यूज कीजिए, लेकिन नियम के अनुसार लाल, पीला, नीला जो है फेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इनमें से कोई एक। और काला जो होता है वह न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद हम अर्थ की बात करते हैं, तो इसके लिए हम इस चीज को हटाते हैं और मान लेते हैं कि कोई ये कूलर है। कूलर का जो होता है वायर आप देखेंगे 3 पिन टॉप, कोई बहुत सारा यदि विद्युत उपकरण देखते हैं जिसके अंदर 3 पिन टॉप लगा होता है। ये सामने से 3 पिन टॉप होता है, जो कि ये बीच वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यह बड़ा या मोटा क्यों होता है, कंपनी इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों करती है, जो कि आप जानते होंगे कि इसका विशेष कोई उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो है कि उपयोग किया जा सकता है। एक जो होता है इसके दाहिने साइड में लाइन होता है, बाएं साइड में न्यूट्रल होता है और ये बीच वाला जो है अर्थ का वायर होता है।
अब लाइन का मतलब अभी आपको हमने बताया है कि जिस वायर से इलेक्ट्रॉन इस लोड के अंदर जाएगा, लोड के रूप में एसी, फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मोटर, कुछ भी हो सकता है, और जिससे रिटर्न होकर के वापस आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन अर्थ वायर क्या होता है, अब ये न्यूट्रल और जो फेज होते हैं लोड पर, जहां पर मेन चीजें होती है इस लोड को चलाने के लिए वायर निकले रहते हैं, उसके ऊपर जोड़ा जाता है। लेकिन अर्थ वायर को हमेशा बॉडी से कनेक्ट किया गया होता है। यदि किसी कारणवश इन दोनों वायरों में से कोई वायर कट करके हमारे इस लोड के बॉडी में कनेक्ट हो जाता है, जैसे मोटर है, चाहे फ्रिज है, चाहे वॉशिंग मशीन है, उसके बॉडी में यह जुड़ गया है, लिंक कर गया है तार किसी तरह से कट के, तो जो यह इलेक्ट्रॉन है इसके बॉडी में भी चारों तरफ आ जाएंगे। और यदि आप इसको गलती से भी टच कर लेते हैं तो आपको करंट लग जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ चुके हैं, मतलब कि इस लोड के बॉडी में जो आए हुए हैं, वह लीकेज करंट कहलाता है। और वही लीकेज करंट हमारे शरीर से हो करके यह जमीन में जाने लग जाता है। मतलब हमारा जो शरीर है एक न्यूट्रल का कार्य करता है और इसमें हमको एक जोरदार झटका लगता है। अब यह झटका जो है कि आवश्यकता से अधिक वोल्टेज होने पर ही लगता है, और यदि आप इस झटके से बचना चाहते हैं तो उसी के लिए यह अर्थ वायर उपयोग किया गया होता है। उसके लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग का कनेक्शन बनाया जाता है। अपने घरों में अर्थिंग का कनेक्शन हम लोग बनाते हैं, और अर्थिंग का कनेक्शन जैसे मान लेते हैं कि यह 3 पिन टॉप है तो इसी में जा करके लगेगा फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये इसमें लगेगा और ये इसमें लगेगा और ये इसमें लगेगा। और ये जो इसमें यदि आप 5 पिन सॉकेट अपने घरों का खोल करके देखेंगे तो यहाँ पर कोई वायर जोड़ा नहीं गया होगा, या फिर जोड़ा गया होगा तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन किया गया। अर्थिंग का कनेक्शन मतलब होता है जमीन को खोदिए, उसके अंदर कॉपर की प्लेट लगाइए और उसके बाद ये वायर निकालिए और वायर ला करके सीधे ही जितने ही आपके 5 पिन सॉकेट होते हैं उनके ऊपर यह जोड़ा जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसी को अर्थ बोला जाता है। यदि यहाँ से लीकेज करंट है तो यह पूरे इस लोड के बॉडी में आ जाता है। यदि हम टच करेंगे और उसी समय अर्थ का ये कनेक्शन है तो यह जो लीकेज करंट है इसको 2 रास्ता मिलेगा। एक तो ये वाला रास्ता मिलेगा जिससे यह यहाँ से होकर के जमीन के अंदर चला जाएगा, और दूसरा हमारा शरीर मिलेगा। अब दोनों रास्तों में एक बढ़िया इसको रास्ता मिल रहा है, एक जो है कि थोड़ा सा बेकार रास्ता है। बेकार रास्ता का मतलब हमारा जो शरीर है वह रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये वायर है इसका हमारे शरीर के रेजिस्टेंस से बहुत कम इसका रेजिस्टेंस होता है। इसी वजह से जो लीकेज करंट होता है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर होगा और यहाँ से आकर के सीधे जमीन के अंदर चला जाएगा। और ऐसी अवस्था में यदि आप इस बॉडी को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। तो यह अर्थ का फायदा होता है, और इसको मोटा बनाने का मकसद भी वही है। मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे कंडक्टर का जो साइज है यदि आप उसको मोटा करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती जाती है, मतलब धारा आसानी से बह सकती है। तो इसी वजह से इसको मोटा और लंबा रखा जाता है ताकि जो लीकेज करंट है वो तुरंत जो है कि अपने जमीन के अंदर चला जाए, और हम जो है कि यदि इसको टच करें तो हमको करंट न लगे। इस विषय में एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो अर्थिंग होता है उसको बनाने का तरीका और उसके कनेक्शन का तरीका, ये सारी चीजें आपको आगे कोर्स में बताई जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा जिसमें कि हमने एम्पियर के बारे में बताया, वोल्ट जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि विद्युत वाहक बल के बारे में बताया, प्रतिरोध और रेजिस्टेंस के बारे में बताया, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है। यदि आपको कहीं से कोई सवाल समझ में, मतलब ऐसा कोई शब्द जो आपको न समझ में आ रहा हो और आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।